हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत साधारणीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब आता है कि साधारणीकरण से क्या तात्पर्य है, कि साधारणीकरण है क्या। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, साधारणीकरण वह प्रक्रिया है जिससे काव्य या नाटक के पात्र और परिस्थितियाँ पाठक दर्शक के लिए व्यक्तिगत न रहकर सार्वभौमिक सामान्य हो जाती हैं। इससे सहृदय अपनी सीमाओं से मुक्त होकर रस का आनंद लेता है। यह क्या है? साधारणीकरण। आ गया समझ में? फिर देख लीजिए, साधारणीकरण एक वह प्रक्रिया है जिससे काव्य या नाटक के पात्र, जो काव्य और नाटक में पात्र हैं, और परिस्थितियाँ पाठक दर्शक के लिए, पाठक जो हम देख रहे हैं, दर्शक हैं, हमारे लिए व्यक्तिगत न रहकर, वो जो परिस्थितियां हैं वो व्यक्तिगत न रहकर सार्वभौमिक सामान्य हो जाती हैं। ठीक है, इससे सहृदय अपनी सीमाओं से मुक्त होकर रस का आनंद लेता है, सामान्य रूप से रस का आनंद लेता है। ठीक है, यह है साधारणीकरण। अब अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक कौन है? कौन है? वो है आचार्य भट्टनायक। ठीक है, इनके अनुसार साधारणीकरण विभावादि यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का होता है। इन्होंने काव्य में साधारणीकरण व्यापार माना है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का काव्य में साधारणीकरण होता है। ठीक है, ये भट्टनायक कह रहे हैं, इन्होंने ही सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। ठीक है, रस सूत्र के तृतीय व्याख्याता जो आचार्य भट्टनायक हैं, इन्होंने भुक्तिवाद की स्थापना की। भुक्तिवाद का सिद्धांत भी इनका ही है। इन्होंने काव्य के 3 व्यापार माने। इन्होंने कहा कि काव्य के 3 व्यापार हैं, जो हमने पहले पढ़ा भी है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। ठीक है, याद रखना है। आ जाता है कि भट्टनायक ने काव्य के कितने व्यापार दिए हैं और वो कौन कौन से हैं। 3 व्यापार दिए हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। इसमें से भावकत्व व्यापार को ही इन्होंने साधारणीकरण कहा। ठीक है, इन्होंने से जो भावकत्व व्यापार है उसी को इन्होंने साधारणीकरण कहा, जिसके द्वारा विभावादि अपने विशिष्ट रूप को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अपने विशिष्ट रूप को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं इसमें, तभी साधारणीकरण का सिद्धांत हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है? कौन है ऐसे आचार्य जिन्होंने कहा है कि विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है? क्योंकि भट्टनायक कह रहे हैं कि विभावादि का साधारणीकरण होता है, ये कह रहे हैं कि स्थायी भाव का भी साधारणीकरण। यह कहा है आचार्य अभिनव गुप्त ने। ठीक है, आचार्य अभिनव गुप्त, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण केवल आलंबन धर्म का होता है, यह कथन किस आचार्य का है? किस आचार्य का कथन है कि इन्होंने कहा कि आलंबन न तो धर्म का होता है, साधारणीकरण केवल आलंबत्व धर्म का होता है। ठीक है, यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी प्रसिद्ध है, एग्जाम में बार बार आया है, फिर आ सकता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कवि की अनुभूति का ही साधारणीकरण होता है। ठीक है, जो कवि के मन में अनुभूति है उसका साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, हृदय दर्पण के रचयिता कौन है? हृदय दर्पण किसकी कृति है? यह है भट्टनायक की। ठीक है, अभी वर्तमान में तो ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो इसके तथ्य हैं, इसके प्रसिद्ध उक्तियां हैं, ये अलग अलग आचार्यों की ग्रंथों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आ जाता है कि हृदय दर्पण किसकी रचना है, इसके रचयिता कौन है? याद रखना है, भट्टनायक है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नगेंद्र ने कहा कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा कि विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का भी साधारणीकरण होता है। और भट्टनायक जो इसके प्रवर्तक हैं वो कह रहे हैं कि विभावादि का ही साधारणीकरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, योगियों की मधुमती भूमिका के आधार पर साधारणीकरण की व्याख्या किस विद्वान ने की है? अब आ रहा है कि योगियों की
मधुमती भूमिका के आधार पर साधारणीकरण की व्याख्या किस विद्वान ने की है? किसने की है? यह की है बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, याद रखना है आपको, मधुमती भूमिका याद रखना है। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने चित्त की निर्मल अवस्था को समझाने के लिए योग शास्त्र की मधुमती भूमिका का सहारा लिया। ठीक है, याद रखना है आपको, योग शास्त्र की मधुमती भूमिका का सहारा लिया साधारणीकरण के। ठीक है, किसने? बापू श्याम सुंदर दास ने। साधारणीकरण की व्याख्या के लिए इन्होंने योग शास्त्र की मधुमती भूमिका का सहारा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की अवस्था में पाठक या दर्शक के चित्त में किस गुण की प्रधानता होती है? जब साधारणीकरण की अवस्था होती है तब पाठक या दर्शक के चित्त में किस गुण की प्रधानता होती है? वह होती है सत्व गुण की। ठीक है, इसका उदय होता है जिससे मन शांत और आनंदमय हो जाता है। जब साधारणीकरण की अवस्था आती है तो मन शांत और आनंदमय हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण की प्रक्रिया काव्य की किस शक्ति या व्यापार द्वारा संपन्न होती है? अभिनव गुप्त के अनुसार यह होती है व्यंजना अभिव्यक्ति को मुख्य मानते हैं ये। ठीक है, इन्होंने कहा शब्द कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति या व्यापार द्वारा, व्यंजना व्यापार द्वारा साधारणीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, यह कह रहे हैं अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है और न आलंबन का, अपितु यह कवि कल्पित समस्त व्यापार का होता है। जो कवि कल्पना करता है उसके समस्त व्यापार का होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। कवि की अनुभूति। ठीक है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। यह भी बार बार आता है, इसको देख लीजिए अच्छे से आप। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, रस सूत्र का 4 व्याख्याकार हैं। ठीक है, जिन्होंने साधारणीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। क्या है? कौन कौन है? वो हैं भट्टलोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, याद रखना है चारों के नाम आपको। अगला प्रश्न बनता है, साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं वरन उनके संबंधों का होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य बाबू गुलाब राय का। ठीक है, आज का वीडियो पूरा होता है यहीं पे। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं या कुछ इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है और क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।